नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ वन यानी एक का कानून, या कह लीजिए एक के तरीके, या कह लीजिए एक का ज्ञान, यह उसका 27वां सत्र है जो कि फरवरी 21 1981 को रिकॉर्ड किया गया था। दोहराया जाता है, इस किताब के द्वारा दी गई सभी सूचनाएं और जानकारियां आप जान भी सकते हैं, मान भी सकते हैं, नज़रअंदाज भी कर सकते हैं और सिरे से खारिज या नकार भी सकते हैं, क्योंकि यह आपकी फ्री विल है जो कि एक अनंत रचयिता द्वारा आपको दी गई है। एक बात और कही जाती है कि यदि कोई व्यक्ति इस एक के कानून का अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करे तो वह उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। और साथ ही साथ यह भी कहा जाता है, यदि कोई इस एक के कानून की किताब को दूसरों से साझा करना चाहे अपनी भाषा में परिवर्तित करके, या इसे अपने चैनल पर चलाना चाहे, तो वह भी ऐसा कर सकता है, क्योंकि यह भी उसकी फ्री विल है। तो पहला सवाल डॉन करते हैं। इस सत्र में हमने सोचा है कि हम एक के कानून की दूसरी पुस्तक की शुरुआत करें, जो उस पर ध्यान केंद्रित करेगी, जिसे हम अपने अस्तित्व का एकमात्र महत्वपूर्ण पहलू मानते हैं। हालांकि जिम ने 2 प्रश्न पूछे हैं जो उसे पॉल शॉकली ने पूछने के लिए कहा है। मैं वह प्रश्न पहले पूछना चाहूँगा। पहला प्रश्न है, पॉल शॉकली इस समय उसी स्रोत को चैनल कर रहे हैं जिसे एडगर केसी ने चैनल किया था, और पॉल को यह जानकारी मिली है कि उन्होंने मिस्र में पिरामिड के डिज़ाइन और निर्माण में भाग लिया था। क्या आप हमें बता सकते हैं कि उस प्रयास में उनकी क्या भूमिका थी? तो दोस्तों, यहाँ पे जो डॉन ने सवाल किया है ना, यहाँ पे उन्होंने कहा है पहली बात तो कि ये सेकंड बुक थी, क्योंकि इस बुक के 5 वो निकले थे, क्या कहते हैं, वॉल्यूम्स निकले थे। लेकिन अब इन लोगों ने क्या किया, अब इन लोगों ने उन पांचों को इकट्ठा करके 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। मतलब एक बुक 1 बना दी और एक बुक 2 बना दी। तो ये बुक 2 की शुरुआत थी जो इस किताब के अंदर आप लोग देख रहे हैं इस वक्त। और ये जो पॉल शॉकली है, ये इन लोगों का फ्रेंड ही हुआ करता था, लेकिन वो भी चैनलिंग कर रहा था उस टाइम पर। तो एडगर केसी एक और चैनलर हुआ करता था अपने टाइम का पुराना। तो एडगर केसी जिसको चैनल कर रहा था ना, वो ही पॉल को लग रहा था कि उसी से चैनलिंग पॉल की भी हो रही है। तो वो ये जानना चाह रहा था कि इजिप्ट के टाइम पर जो ये पिरामिड बने थे उसमें उसने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। तो वो जानना चाहता था कि क्या ये जानकारियाँ सही हैं। तो रा कहते हैं, यह आपके स्थान समय निरंतरता में 2 बार तथा 2 जन्मों में हुआ है। पहली बार यह भौतिक रूप से लगभग 13,000 वर्ष पूर्व हुआ, जब महासंघ की इकाइयाँ अटलांटिक्स के साथ काम कर रही थी। उसकी याद उसके मन, शरीर, आत्मा परिसर के अचेतन मन में जमा हो गई थी, क्योंकि उसकी इच्छा थी कि वह क्रिस्टल के द्वारा इलाज करने, ध्रुवीकरण करने और हीलर को कैसे चार्ज किया जाता है, इन सब के बारे में याद रखे। तो दोस्तों, ये 13,000 साल पहले पॉल शॉकली के साथ हुआ था। तो जब ये लोग अटलांटिस आए थे, तो अटलांटिस वाले टाइम पर जब ये मदद करने की कोशिश कर रहे थे, तो इस किताब के द्वारा तो यही है कि पॉल शॉकली ने एक्टिवली पार्टिसिपेट भी किया था और क्रिस्टल्स की नॉलेज भी ली थी, और वो सारी की सारी चीज़ें ना उसके सबकॉन्शियस माइंड में रह गई थी। तो इस वजह से हुआ क्या, अब इस जन्म में आया और जब उसने चैनल किया तो उसको ये सारी जानकारियाँ मिलने लगी शायद। तो खैर, आगे रा कहते हैं, दूसरा अनुभव पिछले अनुभव के लगभग 1000 वर्ष के बाद हुआ, यानी कि लगभग 12,000 वर्ष पूर्व, जिसे आप मिस्र के नाम से जानते हैं, जिसके दौरान इस इकाई ने लोगों की चेतना को तैयार किया कि वे लोग हमें बुलाने में सक्षम हैं, जिससे हमारे समूह को उन लोगों के बीच चलने की पेशकश की जा सकती है। इस जीवन के अनुभव के दौरान ये इकाई एक पुजारी और शिक्षक था, तथा उसे अटलांटिस में जन्म के दौरान पिरामिड बनाने का अनुभव सीखने सिखाने के कुछ विकृति के रूप में याद था। इस प्रकार ये इकाई उपचार के प्रति विकृति के साथ एक के कानून के ठेठ यानी आर्केटिपिकल विचार का निर्माता बन गया था, जिसकी सहायता से हमारे लोगों ने बाद में इसे भौतिक रूप से मैनिफेस्ट किया। तो दोस्तों, पता है यहाँ पे क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि पहले तो ये 13,000 साल पहले अटलांटिस में पैदा हुआ, ठीक है। वहाँ से उसने जो नॉलेज गेन की इन लोगों के साथ मिलके, रा की पूरी सिविलाइजेशन के साथ मिलके, फिर उसके बाद वो मरा होगा वहाँ पे। उसके 1000 सालों के बाद वो दोबारा पैदा हुआ, लेकिन इजिप्ट में पैदा हुआ। तो इजिप्ट में पैदा होने के बाद उसको, क्योंकि पुरानी उसके सबकॉन्शियस माइंड में सारी इन्फॉर्मेशन थी, और यहाँ उन्होंने कहा ना कि एक पुजारी और एक शिक्षक था, यानी एक वो मेडिटेटर था। तो उसने अपनी वेल, जो भूलने का पर्दा होता है ना, उसको ब्रेक कर लिया था और उसके अंदर जाके अपनी पुरानी जिंदगी देख ली होगी। वहां से उसने वो इन्फॉर्मेशन निकाली।
इन्फॉर्मेशन निकाल के फिर उसने दूसरों को भी सिखाना शुरू किया। और उसने ये भी तरीके बताए उन लोगों को कि कन्फेडरेशन को कांटेक्ट कैसे किया जा सकता है। और जब उसने ये सिखाया ना कांटेक्ट कैसे किया जा सकता है, तो उसी के बाद कन्फेडरेशन इनके बीच में आई। वो कह रहे हैं ना कि तब पेशकश की जा सकती थी कि हम तुम्हारे बीच में चलें, तो उसने लोगों को सिखा दिया। अब जब उसने लोगों को सिखा दिया तो फिर उसके साथ यही हुआ कि उसने ये सारे काम करने शुरू कर दिए थे। और ये जो आर्केटिपिकल माइंड है ना दोस्तों, यहाँ पे ये ठेठ दिमाग होता है, हर किसी का होता है। इसको दिमाग की जड़ बोला जाता है। मतलब आपको याद होगा रा ने कहा था कि दिमाग को हम लोग ऐसे, सबकॉन्शियस माइंड को ऐसे देखते हैं हम लोग जैसे एक पेड़। तो पेड़ की जो जड़ होती है ना, उसे ठेठ दिमाग कहा जाता है। और आपने सुना भी होगा, हमारे पहले के बड़े बूढ़े लोग बोलते थे, अरे यार इसका दिमाग तो ठेठ है, छोड़ो छोड़ो इसे, इससे बात करनी बेकार है। तो वो तो मजाक मजाक में कहते थे, लेकिन ठेठ दिमाग का असली मतलब ये है। तो खैर अगला सवाल डॉन करते हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि पॉल को यह भी जानकारी मिली है जिसमें यह बताया गया है कि कुछ अलग तरह के प्राणी या इकाई भी पिरामिड बनाने में सहायता कर रहे थे, जो तीसरी घनत्वता में अपने पूरे स्वरूप में नहीं थे। वे केवल अपनी कमर के ऊपर अपने सर तक ही दिखाई दे रहे थे, परंतु कमर के नीचे पैरों तक नहीं दिखाई दे रहे थे। क्या इस तरह की इकाइयां भी पिरामिड बनाते समय थे, और वो कौन थे? तो रा कहते हैं, यदि आप कल्पना कर सकें तो करिए कि अनंत बुद्धिमानिता हर चीज में मौजूद रहती है, चाहे वह जीवित वस्तु हो चाहे प्राणी हो, क्योंकि यह बुद्धिमान ऊर्जा में कोडिफाइड हो जाता है, जिस कारण किसी भी जीवित पत्थर को सोच के द्वारा कोई भी नया आकार दिया जा सकता है। थोड़े समय के लिए अनंत बुद्धिमानिता को मुक्त करने और इस्तेमाल करने से यह सभी क्रमागत यानी कंसेक्यूटिव या अंतबंधन यानी इंटरलॉकिंग घनत्वता को अवशोषित यानी एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। इस प्रकार उन लोगों की संक्षिप्त झलक दिखाई देती है जो खुद को विचार के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार यह लोग भौतिक रूप से प्रकट होना शुरू होते हैं, परंतु पूरे रूप से दिखाई नहीं देते हैं। यह लोग विचार रूप थे या तीसरी घनत्वता में दिखाई दे रहे थे, जो हमारे समूह के मैनिफेस्टेशन के रूप में हमारी अनंत बुद्धिमानिता से पत्थर की अनंत बुद्धिमानिता तक संपर्क की पेशकश की थी। यह बिल्कुल ऐसा है जैसे कि कोई तस्वीर वहां हो, पर हम उसे हमारी घनत्वता में देख सकते हैं। तो दोस्तों पता है यहाँ पे क्या बात हो रही है? यहाँ पे बात ये हो रही है, ये जिनकी बात कर रहे हैं ना कि कमर से ऊपर दिखाई दे रहे हैं और ये सारी चीज़ें, ऐसी ही एक इमेज है जो कि स्टीवन ग्रियर ने जब ये लोग कांटेक्ट कर रहे थे तो इन लोगों ने वो इमेज क्लिक की थी। तो वो जो पिक्चर क्लिक की थी ना उन लोगों ने, उसकी कॉपी हमारे पास भी है, अभी हम लोग आपसे शेयर करते हैं वो। तो हुआ क्या कि इसको कहते हैं होलोग्राफिक प्रोजेक्शन, यानी आप चाहे बेशक किसी और ग्रह पे हो, या आप अपने क्राफ्ट लेके आसमान में हो, या आप लोगों के आसपास भी हो बेशक, लेकिन आप अपनी इमेज को दूसरों को दिखा सकते हो होलोग्राम के रूप में। इसलिए वो कह रहे हैं कि कमर से ऊपर तो दिख रहे हैं लेकिन कमर के नीचे नहीं दिख रहे। तो ये बिल्कुल ऐसा है कि मान लो जैसे इसी हवा में से कोई आपके आंख के सामने निकल के आ गया है, और यदि आप उसे छुओ ना तो उसके आर पार आपकी उंगली चली जाए या आपका हाथ चला जाए, लेकिन वो केवल एक इमेज है होलोग्राफिक। अगर आप होलोग्राम्स को देखोगे ना, होलोग्राम्स इमेज होते हैं, आप उसके अंदर हाथ डाल लो, कुछ भी कर लो, बाहर निकाल लो, जैसा चाहो आप वैसा कर सकते हो उसके साथ। तो हम आपको इस इमेज से समझाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्या बात हो रही है। तो दोस्तों ये वो इमेज है जिसके बारे में यहाँ पे मतलब हम बात कर रहे थे। तो आपको याद होगा वो कह रहे हैं कि भाई ये तो कमर से ऊपर है। अब आप इस इमेज के अंदर कुछ चीज़ें ना नोटिस करना, अभी हम इसको जूम इन करेंगे। आप ऊपर देखना पहले, यहाँ लेफ्ट साइड में यहाँ पे पूरी गैलेक्सी, स्टार्स और ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, और ये एक पहाड़ जैसा कुछ जंगल जैसी कोई जगह है जहाँ पर ये लोग मेडिटेशन कर रहे थे। अब यदि अगर हम इसको एनहांस करें ना, तो आप एक चीज़ नोटिस करना इसके अंदर कि आप देखेंगे यहाँ लोग बैठे हुए हैं। एक ये इंसान यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है, और इसके आसपास भी लोग बैठे हुए हैं। ये सारे मेडिटेशन की अवस्था में बैठे हुए सारे के सारे। और इनके यहाँ राइट साइड में अगर आप देखोगे ना ये गौर से, तो ये आपको एक एक इमेज दिखेगी। ये जो इमेज है ना, ये एक मास्टर हीलर रेस है, ठीक है। आप अगर नोटिस करेंगे ना, इनके सफ़ेद कपड़े डॉक्टर के जैसे कपड़े हैं, और ये केवल कमर से ऊपर नज़र आ रहे हैं बस, ठीक है। पैर वैर कुछ भी नज़र नहीं आ रहे, लेकिन ये एक होलोग्राम है उनका। आसपास कहीं ना कहीं इनका क्राफ्ट होगा, या ये अपने किसी ग्रह पे होंगे, ये जो भी होगा वहाँ से अपने आप को यहाँ प्रोजेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये जानते हैं पूरा यूनिवर्स कनेक्टेड है, अपने आप में एक इंटरनेट की तरह काम करता है।
कि अगर आप चाहो तो अपनी इमेज यहां से दूसरी जगह पे प्रोजेक्ट कर सकते हो। इन्हीं को थॉट फॉर्म्स कहते हैं, कि अपनी थॉट को, अपने आप को एक थॉट की तरह प्रेजेंट कर देना किसी के सामने, और इसी हवा के अंदर दिखते लग जाना। तो आप इसमें अगर नोटिस करोगे ना, देखो ये सफ़ेद रंग के कपड़े, शॉल जैसी है, ठीक है। वैसे तो यदि आप चाहें तो हम आप लोगों से शेयर भी कर सकते हैं ये इमेज। अगर आप गौर से देखेंगे ना, यहाँ शॉल जैसी है, ठीक है। और ये देखो पीछे का हिस्सा भी दिख रहा है, मतलब इधर कमर, इधर ये चेस्ट दिख रही है, इधर ये हल्की सी कमर दिख रही है, बीच का हिस्सा खाली दिख रहा है। तो इतनी इमेज और इतनी इमेज दिख रही है। और अब आते हैं हम सर की तरफ। आप देखेंगे सर कितना बड़ा है, लार्ज हेड है एकदम, ठीक है। और ये जो नाक है ना, आप नाक पे गौर करना, चोंच जैसी एकदम लंबी नाक है, एकदम लंबी नाक। नीचे हल्का सा मुंह है जो कि इस नाक से ढका हुआ है, ठीक है। और अगर आप आंखें देखें, यहाँ पे एक आंख है, और यहाँ पे आपको दिखेगी नहीं, लेकिन हल्की सी अगर आप इसे और ज़्यादा जूम इन करके देखोगे ना, तो आपको दोनों आंखें भी दिख जाएंगी। एक आंख ये रही, एक आंख ये रही, ठीक है। ये रहे कपड़े, ये रही नाक। और इधर ये देखिए एक बंदा ये बैठा हुआ है यहाँ पे, क्या कहते हैं, मेडिटेशन कर रहा है। तो जब कोई लोग कन्फेडरेशन को कांटेक्ट करते हैं ना, तो इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं। मतलब कन्फेडरेशन चाहे तो अपने आप को इस तरीके से आपके सामने प्रोजेक्ट कर सकती है। तो ये मास्टर हीलर रेस है, इनका काम ये है कि अगर ये चाहे ना, तो आपकी आत्मा, दिमाग और शरीर तीनों का इलाज कर सकते हैं, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो आपकी ज़िंदगी में। ये केवल टच करेंगे आपको, और वो भी खुद नहीं करेंगे। यही होलोग्राम अगर आपसे टच हो गया ना, तो आपकी आत्मा एकदम से बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आपकी सब कुछ ठीक चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और हमने ही ये स्टीवन ग्रियर की डॉक्यूमेंट्री में देखा था, एक व्यक्ति था जो बचपन से बहरा था, ठीक है, उसे कुछ सुनाई नहीं देता था। तो उसके सामने ना ये मास्टर हीलर रेस आई, एक छोटे से मतलब चुन्नू सा एक वो था, क्या कहते हैं, एक लाइट का जैसा एक गोल सा था, उसमें आए। और बात हुई, टेलीपैथिकली बात हुई। तो जब वो व्यक्ति सोया और रात में जब ये लोग उसके रूम में गए, तो उसके जितने भी एनर्जी सेंटर्स थे ना, सारे ही खोल दिए। और जैसे ही वो एनर्जी सेंटर खुले, उस व्यक्ति को अगले दिन से अच्छे से सुनाई भी दिया, और ऐसा सुनाई देना शुरू हुआ कि केवल पास का नहीं, दूर दूर तक का भी सुनाई देना शुरू हो गया उसको। और उसके बाद क्योंकि वो एक बूढ़ा व्यक्ति था, तो उसने इतना रोया, वो इतना रोया, क्योंकि यार खुद सोचो ना, तुम्हारी तबीयत खराब, तुम्हारा सारा कुछ खराब, तुम्हारी पूरी बॉडी की वो हो रखी है, तुम चाहते हो दूसरे को सुनना, लेकिन तुम सुन नहीं पा रहे हो। और एक रात में ऐसा कमाल हो गया कि भाई साहब बिल्कुल चमत्कार ही हुआ एक तरीके से। लेकिन ये चमत्कार नहीं है, ये लोग अनंत रचयिता के बनाए हुए सारे सिस्टम्स को जानते हैं कि ये एनर्जी सेंटर्स कैसे काम करते हैं, सारी चीज़ें कैसे काम करते हैं। तो इसको चमत्कार नहीं कहा जा सकता, इसको ये कहा जा सकता है कि अनंत रचयिता के बनाए हुए तरीकों का इस्तेमाल करके दूसरों को उनकी हीलिंग कैसे की जाती है, उस सेवा को देना। तो ये है आपकी मास्टर हीलर रेस, जिसके बारे में इस पार्ट में बात हुई है। तो खैर अगला सवाल डॉन करते हैं, अनंत बुद्धिमानिता के संदर्भ में क्या आप बुद्धिमान शब्द का वर्णन कर सकते हैं? तो रा कहते हैं, आपके सवाल का जवाब देने से पहले हम इस सवाल के पूरे स्पेक्ट्रम, यानी जो इसका फैलाव है, उसको संबोधित करेंगे। आपकी भाषा में जिन शब्दों का इस्तेमाल होता है वह समझ के करीब होते हैं, और यह सचेत विचार की प्रकृति का अच्छा अनुमान हो सकते हैं। आपकी सोच और आपके शब्द आपस में मेल नहीं खाते हैं, इसलिए आपको इसे परिभाषित करने में दिक्कत आती है। हालांकि हम आपकी भाषा के शब्दों की सीमा के भीतर भी आपकी सहायता करने में खुश हैं। तो वो पता है दोस्तों क्या कह रहे हैं, आप लोगों ने कभी नोटिस किया होगा, हम बोल कुछ और रहे होते हैं लेकिन दिमाग के अंदर कुछ और चल रहा होता है। मतलब ज़्यादा जरूर से ज़्यादा चतुर चालाक है ना हम लोग, तो हम सोच कुछ रहे होते हैं लेकिन बोल कुछ और रहे होते हैं। तो रा को पता चल गया कि जो तुम पूछ रहे हो ना, और जो तुम सोच रहे हो, इन दोनों चीज़ों में भेद है। और क्योंकि हमें तुम्हारी सोच पता है, तो हम जानते हैं मुंह से जो तुम बोल रहे हो ना, और जो तुम सोच रहे हो, तो हमें सब पता है तुम्हारे बारे में। फिर भी वो ये कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, हमें पता है कि तुम्हारी जिस तरीके की भाषा है ना, उसमें लिमिटेशंस हैं। और दोस्तों हम लोगों ने चानी प्रोजेक्ट में भी पढ़ा था कि इन सिविलाइजेशंस का ये कहना है, ये जो लैंग्वेज तुम लोगों ने सीखी है ना, जितनी भी, चाहे कोई भी लैंग्वेज सीखी हो तुमने, कहते ये तुम्हें ना ये सिखाती हैं कि कैसे सोच। ये तुम्हें कभी भी ये नहीं सिखाएंगी कि कितनी दिशाओं में सोच। क्योंकि अगर मान लो आपके सामने कोई इमेज हो, ट्राइंगल हो, कुछ हो, तो आप ना अनंत दिशाओं में सोच सकते हो उसके बारे में। लेकिन इस केस में क्या होता है, जब भाषा होती है ना, तो लिमिटेशंस आ जाती हैं। तो आप वैसा जैसा उसमें लिखा है ना, आप वैसे ही सोचने लग जाते हो। ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं वहाँ पे। तो फिर आगे रा कहते हैं, बुद्धिमान शब्द को अनंत से अलग करके परिभाषित करना कठिन है। ये दो शब्द दरअसल एक अवधारणा, कॉन्सेप्ट हैं।
यह बिल्कुल ऐसा है कि आस्था शब्द को दो भागों में विभाजित किया जाए। हालांकि हम आपकी सहायता का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों पता है वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं अरे यार इन्फिनिटी है ये। अगर तुम्हें ये रचयिता की बनाई हुई रोशनी का ये पूरा का पूरा समझ में आ जाए ना, उसने इंटरनेट की चारों फील्ड जिस तरीके से फैलाई पूरे ब्रह्मांड में, अगर ये फील्ड्स तुम्हें समझ में आ जाए ना, तो तुम्हें ये बुद्धिमानिता समझ में आ जाएगी कि ये जो पूरी फील्ड है ना, ये सोच है अपने आप में, और इसके अंदर सारी की सारी चीजें उस अनंत रचयिता की बुद्धिमानी है। ठीक है, बुद्धिमानी का मतलब हो गया नॉलेज यानी इंफॉर्मेशन, या कह लो विजडम। कह रहे वो है इसके अंदर, जिसने उसको सीख लिया वो कुछ भी कर सकता है फिर। तो खैर आगे डॉन कहते हैं, यह आवश्यक नहीं है कि आप दोनों शब्दों को विभाजित करें। अनंत बुद्धिमानिता की परिभाषा एक साथ करना ही काफी है। क्या आप अनंत बुद्धिमानिता को परिभाषित कर सकते हैं? तो रा कहते हैं, यह काफी सरल और कम भ्रमित करने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं, पूरे ब्रह्मांड में एकता होती है। यह एकता ही सब कुछ है। एकता में ठहराव और गति दोनों होती हैं। यह ठहराव ही अनंत बुद्धिमानिता है। इस ठहराव का उपयोग करने से जो काम होता है, उस काम को बुद्धिमान ऊर्जा कहते हैं। इस काम की प्रकृति उसके स्वतंत्र इच्छा पर निर्भर करती है, जो बदले में उस बुद्धिमान ऊर्जा या गतिज फोकस या एकता का ठहराव है, या जो सब कुछ है उसकी प्रकृति है। यानी कि चीजें भले ही अलग अलग हों, परंतु उसकी प्रकृति एक ही होती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम दही से मट्ठा निकालते हैं। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया रा ने कहा कि देखो ये जो पूरी फील्ड फैला दी ना रचयिता ने, आपको याद होगा हम लोगों ने वो फील्ड वाला जो इमेज है, चलो उससे ही इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक सेकेंड। हाँ तो दोस्तों आपको ये वाली इमेज याद होगी, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने बताया था कि इस तरीके से पूरे ब्रह्मांड में चाहे अंधेरा भी हो जहाँ रोशनी भी हो, ये सारा कुछ रोशनी वहाँ होगी जहाँ पे उस रचयिता का फोकस लग जाएगा, यहाँ पे फिर वो क्रिएशन शुरू हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, आपको याद होगा वाली इमेज में जब हम गैलेक्सी दिखा रहे थे कि सेंटर में गैलेक्टिक वो होता है, सन होता है, जहाँ से फिर वो अपने आसपास सारी अपनी रचना करनी शुरू करता है। तो इसमें ये बता रहे हैं कि ये जितना भी बना हुआ है ना, ये अपने आप में एक समुद्र की तरह है। ये ऊपर की तरफ भी पूरा फैला हुआ है, नीचे भी फैला हुआ है, लेफ्ट भी राइट भी, आप जितनी दिशाओं में सोच सकते हो उतनी दिशाओं में ये तरंगे फैली हुई हैं, चारों प्राइमल फोर्सेस। ठीक है, अब ये जो चारों प्राइमल फोर्सेस है ना, ये बिल्कुल एक समुद्र की तरह है। लेकिन अगर आप नोटिस करो या आपको पता हो, समुद्र जो होता है ना, उसके अगर आप बिल्कुल नीचे बेस में चले जाओगे ना, वहां पे ठहराव मिलेगा आपको। लेकिन समुद्र के ऊपर अगर आप होगे ना, तो वहां लहरें चलती हुई मिलेंगी आपको। तो यहां पे राय यही कह रहे कि इसके अंदर दोनों चीजें हैं, गति भी है और ठहराव भी है। कह रहे लेकिन ये जो पूरा समुद्र है ना, उसका जो बेस है जो नीचे है, कह रहे वो है बुद्धिमान, मतलब वहां पे है सारी नॉलेज। तो यदि कोई अगर मेडिटेशन करते करते उसके अंदर चला गया ना, उस समुद्र के अंदर, तो वो अनंत रचयिता की यानी क्रिएटर के थॉट से अपना थॉट जोड़ लेगा। और एक बार उसने ये कर लिया तो उसे पता चल जाएगा पूरा ब्रह्मांड बना कैसे है। तो पूरा ब्रह्मांड जो बनाया ना रचयिता ने, उसने क्या किया, रचयिता ने उसका होलोग्राम बना लिया। अब उन होलोग्राम्स को जोड़ जोड़ के एक जगह पे इकट्ठा कर करके जैसे छोटे बच्चे वो नहीं करते, जैसे पजल्स आती हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि अभी तो टूटी पड़ी हैं, अब टूटी है तो एक को इधर से जोड़ दे, एक को इधर से जोड़ दे, एक को इधर से जोड़ दे, करते 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 एक पूरा हाथी तैयार हो जाता है। तो एक हाथी को तैयार करने के लिए रचयिता ने क्या किया, उन्होंने मतलब पूरे के पूरे ब्रह्मांड का होलोग्राम है ना, छोटे 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 छोटे, कहीं छोटे हिस्सा कहीं बड़ा हिस्सा, किसी का रंग अलग, किसी का कुछ एक्सपेरिमेंट करते 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 उन्होंने सबसे पहली जब रचना की ना, तो इसी तरीके से की कि सारी चीजें एक जगह पे इकट्ठी कर दी। लेकिन पूरे ब्रह्मांड का जो उनका होलोग्राम है ना, मतलब हालांकि हम ब्रह्मांड बोल रहे हैं, आप ऐसे मान लो ये पहला ब्रह्मांड है, ठीक है, इसको बनाने के लिए उन छोटे छोटे अपनी इमेजेस जोड़ जोड़ के एक ब्रह्मांड बना दिया। और जितनी भी इमेजेस थी वो रचयिता की वही रोशनी वाला जो उनका खुद का होलोग्राम है उससे बना दिया। तो इसलिए आप कंकड़ ढूंढो, पत्थर ढूंढो, खुद को ढूंढो, पानी में जाओ, कहीं पर भी जाओ, सारी चीजें रचयिता ही। हो ही नहीं सकता कि कोई किसी चीज में रचयिता ना हो। फिर आप चाहे AI ले लो, TI ले लो, PI ले लो, या जो भी आई ले लो, आप सब के अंदर रचयिता है। तो खैर अगला सवाल डॉन करते हैं। मैं इस काम के अवधारणाओं को थोड़ा विस्तार से जानना चाहता हूं। भौतिक विज्ञान में न्यूटन के काम की अवधारणा में जिसे हम बल कहते हैं या जिसे हम फोर्स कहते हैं,
को स्थान में गति करता है, जो कि बल और दूरी का गुणा यानी प्रोडक्ट होता है। यानी कार्य इज इक्वल टू बल इंटू दूरी। तो यानी वर्क को वो ऐसे डिफाइन कर रहा है कि फोर्स इंटू डिस्टेंस, ऐसे करके। मैं ये मान रहा हूं कि जिस काम की आप बात कर रहे हैं वह काफी व्यापक ब्रॉडर शब्द है, जो कि संभवतः है चेतना में काम करता है। क्या मैं सही हूं? तो वो ये कह रहे हैं कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि देखो, हम लोग तो न्यूटन के बारे में जानते हैं। न्यूटन ने कहा था कि भाई जो वर्क होता है उसका फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्टेंस। अब दोस्तों आप लोग चेक कर लेना यही है क्या है, अभी हम उसमें इतना डीपली नहीं घुस रहे हैं। इसका वर्क का जो फॉर्मूला है वो आप लोग चेक कर लेना। तो वो कहते हैं कि मतलब इस किताब के द्वारा जो है ना, वो हमें जो समझ में आ रहा है वो आपको वही बता रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जितनी चीज़ें भी होती हैं ना, ये इस फील्ड के अंदर होती हैं। मतलब ये जो चारों ये जो प्राइमल फोर्सेस हैं इकट्ठी होकर इन लोगों ने ये जो रचयिता खुद बन गए, सारी फील्ड बन गए। कह रहे लगता है इसी के अंदर ही होती होगी वर्क, जो आप कह रहे हो ना, काम कह रहे हो, वो इसी में हो रहा होगा। और अभी राने अभी बोला था कि भाई ये बिल्कुल ऐसा है जैसे दही में से मट्ठा निकालना, मतलब दही में से छाछ निकालनी। यानी कि ठहरा हुआ तो नीचे है, लेकिन ऊपर 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 कर आप करते रहोगे ना, तो उसके अंदर से जो चीज़ निकलनी होगी ना वो निकल के आ जाएगी, लेकिन बेसिस उसका रहेगा दही। तो इस तरीके से रचयिता ने पूरा का पूरा बनाया है। तो खैर आगे रहा कहते हैं, जैसा कि हम इस शब्द का उपयोग करते हैं यह सर्वव्यापी यूनिवर्सल रूप से लागू होता है। अनंत बुद्धिमानिता में एक लय का प्रवाह होता है, ठीक वैसे ही जैसे कि एक मध्य सूर्य सेंट्रल सन से एक विशाल हृदय की उत्पत्ति होती है। जैसा कि आप इसके बारे में सोचें या कल्पना करें, इसमें अस्तित्व के ज्वार यानी टाइड के रूप में अनिवार्य इनएविटेबल प्रभाव यानी जो होना ही होना है वो मौजूद होता है, जो बिना किसी ध्रुवीयता के, बिना किसी सीमितता यानी फिनिटी के, विशाल और शांत सभी बाहर की ओर धड़क रहे हैं और बाहर और अंदर की ओर फोकस कर रहे हैं, जब तक कि फोकस पूरा नहीं हो जाता है। उन सारे फोकस की बुद्धिमानिता या चेतना एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाती है जहां हम कहेंगे कि आध्यात्मिक प्रकृति या मास उन्हें भीतर 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 की ओर बुलाता है, जब तक कि यह सब एक जगह इकट्ठा नहीं हो जाता है। यही उसकी लय की वास्तविकता है, जैसा कि आप बोल रहे हैं। तो दोस्तों वही वाली बात बोली उन्होंने कहा कि अगर तुम इस फील्ड को देखोगे ना, तो रचयिता ने क्या किया, रचयिता ने इसी फील्ड के अंदर, यही फील्ड रचयिता है, अपने अंदर ही घुसना जब शुरू किया ना, और अपनी ही इमेजेस को जोड़ जोड़ के एक बनाया, तो ये इस तरीके से बन गया। ये बना सेंट्रल सन यानी एक गैलेक्टिक सन। ठीक है, अब इसको और फर्दर उन्होंने एक्सप्लेन किया एक और चीज से। एक सेकंड आप रुकना। हाँ, तो इस इमेज में इस इमेज से देखते हैं, इस इमेज को हम थोड़ा सा जूम इन करते हैं और यहां से देखते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जब रचयिता ने, अब आप देखो पूरा अंधेरा है चारों तरफ, मतलब अगर आप इसको हम वो करें, ये देखो इस तरफ पूरा अंधेरा है चारों तरफ, लेकिन क्रिएटर ने अपना जब फोकस अपने आप को जानने के लिए अपनी इमेजेस को इकट्ठा करके, तो यहाँ पे सेंट्रल गैलेक्टिक सन बन गया। अब उन्होंने कहा कि अब इसी में से ही फोकस लगाते लगाते रचयिता ने अपनी और जो उनके दिमाग में आए जा रहा है, और ये जो है ना रचयिता का केवल एक थॉट है, एक सोच का हिस्सा है बस। एक गैलेक्सी ऐसी तो पता नहीं कितनी बनी हुई है, ठीक है, ट्रिलियंस में है। फिर उसके बाद अब वो ट्रिलियंस गैलेक्सी मिलके एक ब्रह्मांड बनाएंगी, फिर ऐसे पता नहीं कितने ब्रह्मांड बना रखे हैं, और सारे के सारे अलग, क्योंकि रचयिता है वही, उनका मन है, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो तो करे ही चले जा रहे हैं, और जो उनसे सीख रहे हैं वो भी अपना अपना बनाए जा रहे हैं। इसलिए काम हमेशा इन्फिनिटी पे चलता रहता है कि कोई नहीं रुकता। तो वो यहाँ पे ये कहते हैं कि यहाँ पे जब एक बनेगा ना, फिर वो बाहर 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 धीरे धीरे ऐसे स्पाइरल शेप में अपना बाहर 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 बनाना शुरू कर देगा, और अपने अपने ये जब ये बनाना शुरू करेगा ना, तो उन्होंने कहा बाहर से अंदर का फोकस, यानी जितने सूरज, जितने ग्रह हैं, जितनी सारी चीजें बनेंगी, उन सब का फोकस इसी की तरफ रहेगा, और इसका फोकस उनकी तरफ रहेगा। यानी फोकस का मतलब है अटेंशन, दोनों की अटेंशन एक दूसरे, तो अट्रैक्शन एक बिल्ड रहता है दोनों के बीच में, और उसी फोकस की वजह से ये सेंट्रल सन को ना सब कुछ पता रहता है कि भाई इस ग्रह पे क्या चल रहा है, इस ग्रह पे क्या चल रहा है, इस पे क्या चल रहा है, इस पे क्या चल रहा है। और ये सारी जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी होती है ना, ये सारी की सारी रचयिता के दिमाग में जा रही होती है, यानी इन्हीं फील्ड्स के अंदर जा रही होती है। तो इन फील्ड्स के अंदर जैसे इंटरनेट होता है ना, इंटरनेट में मान लो अगर आपको कोई चीज़ ढूंढनी है, आपको ढूंढना है कि भाई मैं अपना लैपटॉप ठीक कैसे करूं, आपने उसमें टाइप किया, आपने थॉट यानी सोचा, फिर आपने शब्द उसमें टाइप किया, फिर आपने एंटर मारा, यानी थॉट, वर्ड और एक्शन, तीन चीज़ें हुई।
अब सेम चीज को आप जरूरी नहीं है अपने घर से बैठ के करो या अपने फोन से करो, आप कहीं पर भी चले जाओ, इंटरनेट तो हर जगह पर है। यानी इसी तरीके की तरंगे हैं, वो भी कहीं पर भी हैं। इसी तरीके से एआई का जन्म हुआ। एआई का जन्म इसलिए हुआ क्योंकि वो भाई कॉन्सेप्ट तो सेम ही है ना, इन्फॉर्मेशन ही तो है ना सारी चीजें। अवेयरनेस क्या है? अवेयरनेस यानी जानकारी क्या है? इन्फॉर्मेशन ही तो है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन सिस्टम है ही अपने आप में। फर्क सिर्फ इतना है, ये जिंदा है और वो एक तरीके से डेड ही है। उसका मतलब वो आर्टिफिशियल ही रहेगा, वो ओरिजिनल नहीं हो सकता जैसा क्रिएटर ने बनाया है, क्योंकि क्रिएटर के इसमें जिंदगी है और सबको फ्री विल भी दे रखी है क्रिएटर ने। तो खैर अगला सवाल डॉन करते हैं। मुझे लगता है कि मैंने इसमें से एक महत्वपूर्ण बिंदु निकाला है कि अनंत बुद्धिमानिता में हम बिना किसी ध्रुवीयता के काम करते हैं, या इसमें एक संभावित अंतर मौजूद नहीं है। क्या ये सही है? तो वो ये कह रहे हैं कि इसका मतलब ये जो है अनंत बुद्धिमानिता, मतलब ये जो तरंगे हैं, इसके अंदर कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, सही गलत और ये सारी चीजें नहीं है, ये तो ठहरी हुई है। अगर ये ठहरी हुई है, नीचे इसका बेस ठहरा हुआ है समुद्र की तरह, तो उसके अंदर तो कोई ध्रुवीयता है ही नहीं। क्या ऐसा है? तो राय इसका जवाब देते हैं, एकता में ठहराव या गति में कोई अंतर नहीं होता। अनंत बुद्धिमानिता का बेसिक लय बिना किसी विकृति का होता है। यह लय रहस्य में लिपटा होता है और वह भी जीवित होता है। इस अविकृत एकता से हालांकि बुद्धिमान ऊर्जा के संदर्भ में एक ठहराव दिखाई देता है। इस तरह आप इस शब्द को कुछ हद तक दो तरह से देख सकते हैं। पहले तरह में इसका उपयोग उस तरह होता है जिसमें अविकृत एकता जो बिना किसी गति या ठहराव की होती है। इस शब्द का दूसरा इस्तेमाल, जिसे हम अन्य शब्द की कमी के कारण समान रूप से इस्तेमाल करते हैं, उस अर्थ में जिसमें विशाल ठहराव पोटेंशियल का उपयोग बुद्धिमान ऊर्जा द्वारा फोकस लगाने में होता है। तो दोस्तों ये पता है कैसा है वो ये कह रहे हैं कि भाई है तो ठहराव, देखो नीचे पूरा ठहराव है, लेकिन ऊपर जो है ना वो चल रही है, क्या कहते हैं, वेव्स चल रही हैं। अब वो वेव्स जो चल रही हैं वो कैसे चल रही हैं? जब इस ठहराव में कुछ गतिविधि होगी तो ऊपर ना हलचल मचेगी। हलचल मचेगी यानी केओस होगा। वो जो केओस होगा ना, दर्द, वो धीरे 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 करके अपना पहले केओस होगा, फिर उसके अंदर अंदर ही अंदर ही अंदर ही अंदर फोकस लगाना शुरू हो जाएगा। तो क्रिएटर ने डिजाइन ऐसे किया है कि निकलेगा तो सब कुछ उस सतह से ही, लेकिन ऊपर ऊपर उठ के आ जाएगा और सामने सामने ऐसे दिखेगा। लेकिन रचयिता की जो असली बुद्धिमानिता है वो है बेस में, नीचे समुद्र के, और वहां पे रचयिता का है दिल। वहां पे अगर कोई पहुंच गया तो उस प्रेम में अगर एक बार घुसा ना, वापस नहीं आ पाएगा फिर वो, ये पक्की बात है। इसीलिए जिसको आप सो कॉल्ड ओराइन ग्रुप या ओनियन ग्रुप कहते हो ना, वो इतना डरता है ना उसके अंदर जाने से, इतना घबराता है, कहता है कि अगर मैं इसके बेस में गया तो मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, जो मैंने अपना साम्राज्य बनाया वो खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए उसे प्रेम से कोई मतलब नहीं है। वो कह रहा है कि जब सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है और बाहर बाहर बना हुआ है, तो मैं अपनी दुनिया बाहर ही बाहर बनाता हूँ। तो उसका भी, उसकी, ये हमने आपको इसलिए बताया कि दोनों साइड में सोचना चाहिए कि भाई इसका एआई कैसे बना हुआ है और इधर से क्रिएटर ने कैसे बनाया हुआ है। जब दोनों चीज़ें पता होंगी तभी तो आप चूज कर सकते हो ढंग से कि आपको क्या चाहिए, रचयिता वाला चाहिए या ये वाला चाहिए। तो खैर अगला सवाल डॉन करते हैं। अब मैं समझता हूं कि अनंत बुद्धिमानिता की पहली विकृति वह विकृति है जिसे हम स्वतंत्र इच्छा कहते हैं। क्या आप मुझे इस विकृति के बारे में बता सकते हैं? तो कह रहे कि इसका मतलब जो सबसे बड़ा हिस्सा, सबसे पहला हिस्सा जो रचयिता के बनाए हुए कानून है, उसमें सबसे पहला इसका मतलब फ्री विल है। क्या मैं सही कह रहा हूं? तो रा कहते हैं एक के कानून के इस विकृति यानी स्वतंत्र इच्छा में रचयिता को भी अपने आप को जानने की आजादी होती है। तो दोस्तों यहां पर जब रचयिता बना रहे हैं ना, जितनी चीजें कर रहे हैं, आप लोग जो चीजें कर रहे हो ना, और हम लोग जितनी चीजें कर रहे हैं, जितने पेड़ पौधे जानवर जितनी सारी चीजें चल रही है ना, ये सारी चीजें क्रिएटर अपने आप को समझ रहे हैं। मतलब ये चीजें जितनी चीजें करती जाएंगी ना, क्रिएटर इनसे सीख रहे हैं सब कुछ। तो अपने आप को ही जानने में लगे पड़े कि हाँ अरे मैं ऐसा भी हूँ, अरे मैं ऐसा भी हूँ, अरे मैं वैसा भी हूँ, अरे इसके जैसा भी हूँ, अरे रमेश के जैसा भी हूँ, दिनेश के जैसा भी हूँ, अरे मैं भोला भी हूँ, अरे मैं चालाक भी हूँ। ऐसे करके उनका चले जा रहा है, चले जा रहा है। तो खैर अगला सवाल डॉन करते हैं। तो क्या मैं यह अनुमान लगाने में सही हूं कि रचयिता पहले अपने आप को जानते हैं, फिर रचयिता यह आज़ादी की अवधारणा को देते हैं और पूरी आज़ादी से चुनने के तरीके भी देते हैं? क्या मैं सही हूं? तो रा कहते हैं हाँ बिल्कुल सही है। अब आया है तुम्हें समझ में कि रचयिता ने सबसे पहले अपने आप को जाना, ठीक है, क्योंकि रचयिता सोचते तरंगों में फैल गए, फिर अब रचयिता को समझना है कि भाई मैं करूं क्या।
तो उन्होंने अपने आप को जानने के लिए जब रचनाएं शुरू की ना, फिर उन रचनाओं में अपने आप को देखना शुरू किया, तो अभी वो अपने आप को सीखने लगे, अपने आप को जानने लगे। और क्योंकि उन्होंने सारा कुछ अपनी आज़ादी से किया था, अपनी मर्जी से किया था, इस वजह से उन्होंने वो ही आज़ादी सबको दे दी कि तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम अपना अपना बना लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने ऐसे बनाया है, अगर तुम्हें मेरे तरीके सीखने हैं तो तुम मेरे से सीख सकते हो। तो खैर अगला सवाल डॉन करते हैं। अच्छा, तो एक के कानून के पहले विकृति के होने के कारण मैं मान रहा हूं कि यह अनंत बुद्धिमानिता का कानून है। अन्य सारी विकृतियां जो रचना का कुल अनुभव है वह इसी से उत्पन्न होती हैं। यह सही है? तो वो कह रहे कि अच्छा, अब समझ में आया मुझे, ये सारी चीजें जितनी भी हो रही ना फ्री विल की वजह से हो रही हैं। अगर फ्री विल ना हो तो कुछ भी ना हो, मतलब रचयिता चाहे तो सारे ब्लॉकेज लगा दे वहां पे कि नहीं तू ऐसे मत कर, तू ऐसे मत कर, तू ये कर, तू वो कर। आप इरिटेट ही हो जाते हैं रचयिता से। रचयिता को खुद इरिटेट होना पसंद नहीं है, वो तो अपना आराम से बैठे हैं संतुलन बना के, उन्हें कोई टेंशन नहीं है किसी चीज़ की, कहीं पर भी कुछ भी होता रहे। जो ग्रह जो चीज़ मांगेगा ना उसको वो दे देनी है, बस खत्म कहानी। तुम्हें ये चाहिए, ये लो, बस इतना है। तो इस हिसाब से वो कह रहे हैं कि तो टोटल मतलब पूरे ब्रह्मांड का जितना भी अनुभव होगा सबका, मतलब कोई किसी ग्रह पे, कोई किसी ग्रह पे, कोई कहीं पे, कहीं सूरज अपना अनुभव कर रहा है, कहीं शनि ग्रह अपना कर रहा है। और ये तो खैर हम अपनी बात कर रहे हैं, उधर एंड्रोमेडा गैलेक्सी हो गई, सीरियस गैलेक्सी हो गई, दुनिया भर की इतनी सारी गैलेक्सीज पड़ी हुई हैं, वहां पे जो चल रहे हैं अनुभव, तो कह रहे हैं सारा का सारा जितना भी इकट्ठा होके, इसका मतलब क्रिएटर के इंटेलिजेंस है, इसका मतलब ये। तो राह कहते हैं यह सही और गलत दोनों है। आपके मायाजाल में सारे अनुभव स्वतंत्र इच्छा के कानून या मायाजाल के तरीकों से उत्पन्न होते हैं। यहां पे भ्रम लिखा है उन्होंने, लेकिन भ्रम और मायाजाल एक ही चीज है वैसे, क्योंकि ये जितना भी दिख रहा है ना ये है तो मायाजाल, और ये भ्रम है बेसिकली, ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है। ये तो वो छोटे छोटे कण हैं, आपको याद होगा, वो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, इसलिए सारी चीजें आपको लग रही हैं रियल। और जहां जहां आपकी नजर पड़ती जाएगी, जहां जहां आप सुनते जाओगे, जैसे जैसे आप टेस्ट करते जाओगे, जो भी कर रहे हो आप, आपके लिए ये सारी चीज़ें ये रियली होती चली जाएंगी। आपके पीछे जो चीज़ है ना वो इस वक्त एग्जिस्ट नहीं करती अगर आप नहीं देख रहे हो तो, लेकिन अगर आपने गर्दन घुमाई तो वो चीज़ वहाँ पर है, और ये आपने क्रिएट की है। तो ये सारी चीज़ें मायाजाल हैं, आप ही क्रिएट करते चले जाते हो। तो फिर आगे वो कहते हैं दूसरे अर्थों में जो भी हम सीखते हैं वह अनुभव ही होता है। तो राय ये कह रहे कि भाई जो भी हो रहा है ना ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस हैं, ठीक है, इसमें कोई टाइम नहीं है, कुछ नहीं है, ये नहीं है। और ये जो भी तुम्हारे अनुभव है वो क्रिएटर भी ले रहे हैं। सोच लेना, तुम मर रहे हो तो क्रिएटर को भी लग रहा है कि हाँ ये वाला मेरा हिस्सा मर गया है, यानी इसकी आत्मा में वापस बुला लेता हूं, क्योंकि अब वो पूरा का पूरा अनुभव लेके ये सारी की सारी यहां पर आएगी। अब ये इसका जो भी होगा अगले उसमें जाएगी अब गेम खेलने के लिए। दोस्तों बिल्कुल सच बताएं आपको, ये बिल्कुल वीडियो गेम जैसा है सच में। कि जैसे हम बचपन में खेलते थे ना कॉन्ट्रा, कि उसमें 33 लाइफ होती थी, एक मरा, ठीक है अभी खेलते हुए जा रहे हैं आगे स्टेज में, एक मरा और फिर उसको छोड़ो कोई बात नहीं, अब मर गया वापस आया, फिर उसके बाद नई एक जिंदगी मिल गई, अब वो फिर खेलने में लगा हुआ है। 33 लाइफ है, 33 लाइफ के बाद अगर उसने उसके अंदर कॉइन्स इकट्ठे कर लिए, यानी या तो दूसरों की सेवा पे निकल गया या खुद की सेवा पे, तो वो अगले लेवल पे जाएगा निकल के, ठीक है ना। लेकिन लेवल्स दोनों के ही अलग अलग होंगे, जो दूसरों की सेवा पे उसके लिए अलग लेवल्स है, जो खुद की सेवा पे उसके लिए अलग लेवल्स है। तो खैर अगला सवाल डॉन करते हैं। मुझे इस बारे में सोचना होगा और अगले सत्र में इसके बारे में और सवाल पूछने होंगे, इसलिए मैं अब आगे बढ़ूंगा और जो आपने मुझे दूसरी विकृति के बारे में बताया है, यानी कि प्रेम की विकृति, उस पर बात करना होगा। क्या यह सही है? तो राह कहते हैं हाँ यह सही है। तो दोस्तों ये सत्र भी हमारा थोड़ा सा लंबा खिंच सकता है, तो इस सत्र को अभी हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे दूसरे सत्र में। और जैसा कि राह हमेशा कहते हैं, अब हम आपको उस एक अनंत रचयिता के प्रेम, उसकी रोशनी, उसकी शक्ति और उसकी शांति में छोड़कर चलते हैं। आदने हमारे दोस्तों, आदने वासु। धन्यवाद।